हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम और यहाँ पे आज से आपकी क्लासेस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की चलेंगी और यहाँ पे पूरी नोट्स बनाई जा रही हिंदी में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरीके के यहाँ पे नोट्स है। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की बात की जाएगी। आप चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीटेट, चाहे केवीएस, चाहे DSSS, चाहे एनवीएस, जैसी की भी तैयारी कर रहे हो। एक्चुअल में मेन फोकस यहाँ पे सीटेट का ही होने वाला है, क्योंकि सीटेट के आपके जुलाई में एग्जाम्स है। तो देखिए टोटल यहाँ पे जो आपके बेसिस है वो 2000 से लेकर 2013 तक के जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उससे रिलेटेड और प्लस एनसीईआरटी के नोट्स यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आंदोलन से लेके एक एक पॉइंट, चाहे डिजीज से हो, चाहे आपके एनसीएफ से रिलेटेड हो, चाहे आपके जो भी यहाँ पे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आते हैं उससे रिलेटेड आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अभी आपकी पीडीएफ जो है काम पे चल रही है और पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट हो जाती है पूरी ईवीएस की एक एक निचोड़ मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे हम बता देते हैं आपको कुछ चीज़ें, किस तरीके के नोट्स यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पूरी वन लाइनर रहेगा आपका। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट हमको लगता है उसमें मैंने फोटोज़ भी डलवा रखी हैं। देखिए फोटोज़ हैं, मलेरिया से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने किया है। नीचे यूट्यूब चैनल का यहाँ पे लिंक भी मैंने डाल दिया है, अगर आप डायरेक्टली आप वीडियो देखना चाहते हैं वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं पीडीएफ को, लेकिन जब पूरा पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा तब आपको प्रोवाइड करूँगा, अभी आधा अधूरा नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, वन लाइनर आप देख सकते हैं, हर चीज़ की यहाँ पे फोटोज़ हैं, जो भी यहाँ पे डिजीज़ के चाहे क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड चार्ट्स जो भी यहाँ पे हैं सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ देखिए डिजीज़ से पूरी बीमारी की यहाँ पे पूरा चैप्टर यहाँ पे डिस्कस किया गया, पूरा चार्ट दिखाया गया है। कोई आंदोलन है जैसे देख सकते हैं, पूरे आंदोलन को डिस्कस किया गया। मतलब सब कुछ यहाँ पे डेली क्लासेस आपकी अब चलने वाली हैं, तो आप लोग जो है अब यहाँ पे परमानेंट हो जाइए। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो पहली क्लास यहाँ पे होने वाली है वो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की जो पहली क्लास है, देखिए 10 से 12 मिनट की क्लासेस रोज होंगी और उसी के माध्यम से धीरे धीरे इस नोट्स को हम लोग रोज कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे जो पहला टॉपिक है यहाँ पे उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पाचन की जो यहाँ पे क्रिया है, पाचन की प्रक्रिया अगर बात करें तो जो बाहर होती है अंदर होती है, तो जो तुलना पेट के अंदर तेजी से होती है जो पाचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, देखिए आपके पेडागॉजी के क्वेश्चन भी आपके जो है कवर हो जाएंगे, जिसको शिक्षा शास्त्र कहते हैं, जो कि 15 नंबर के आते हैं और प्लस 15 ईवीएस सब्जेक्टिव आते हैं, तो दोनों यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जो पेट की मांसपेशियां होती हैं वो भी मदद करती हैं पाचन क्रिया में। ठीक है, और चीज़ों को मिश्रित करने में जो भी जाती हैं। अब जो आप खाते हैं कोई चीज़, कोई फूड या प्रोडक्ट खाते हैं, फूड खाते हैं, जैसे आपने खाया, दाल चावल खाया आपने, जो अगर वो पेट में जाता है तो वो जो पेट में जाके मिश्रण होता है किस चीज़ से गलता है, कैसे होता है, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। देखिए एक पाचन रस पाया जाता है पेट में। ठीक है, तो पाचन रस जो होता है उसमें दो चीज़ें होती है, एक एसिड होता है जिसको कि अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्ल कहते हैं, और दूसरा एक एंजाइम होता है। ये दोनों मिलके उस जो पाचन रस में पाए जाते हैं, ये दोनों मिलके चीज़ों को, जो भी आप खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद उसको 5 टुकड़ों में तोड़ने के बाद जो है उसको गला देते हैं। ठीक है, जो उसमें मेन चीज़ें होती हैं, जो टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सब लेके और चीज़ों को बाहर कर दिया जाता है शरीर से। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है पाचन क्रिया का, या कोई चीज़ आप खाना खाते हैं तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि पाचन क्रिया कहाँ पे तेज होती है, तो पेट में होती है। दूसरी चीज़ क्या क्या किसके कारण पाचन क्रिया यहाँ पे तेज़ी से होती है, या छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब कहने का ये पेट में पाचन रस में क्या चीज़ें पाई जाती है, तो एसिड और एंजाइम, अम्ल और एंजाइम पाई जाती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि रेफ्रिजरेटर में अगर हम कोई सामान रखते हैं, जैसे चावल रखते हैं, उबला हुआ चावल रखते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में खराब होगा पहले कि बाहर खराब होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी चीज़ें हैं, जैसे कोई फूड प्रोडक्ट्स है, तो वो जहाँ पे आपके जो तापमान होता है, मीन्स कहने का टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा है तो जल्दी आपका फूड प्रोडक्ट खराब होगा। तो फ्रिज में टेम्परेचर आपका कम होता है क्योंकि वो ठंडी होती है। इस वजह से आप देख सकते हैं पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक रखा जा सकता है, क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, मीन्स इनएक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, जब इनएक्टिव हो जाते हैं तो आपका जो भी यहाँ पे फूड प्रोडक्ट है वो खराब नहीं होता है। पके हुए चावलों का जो संरक्षण चावल वाले बर्तन में गीले कपड़े से ढककर भी किया जा सकता है, जो उसका संरक्षण है। ठीक है, ये चीज़ आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं दूसरे पेज पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है नींबू वाला। ठीक है, नींबू की बात करें तो एक देखिए यहाँ पे हम ग्लास बना लेते हैं। एक मैंने यहाँ पे बना लिया ग्लास। ठीक है, एक ग्लास बना लिया, यहाँ पे जो है आपके जो वाटर फील्ड है, यहाँ तक आपका जो है पानी फील्ड है। अब देखिए ग्लास में कोई चीज़ यहाँ पे मैंने भरा नॉर्मल वाटर है ना, एक सामान्य पानी यहाँ पे मैंने भरा। ठीक है, अब इस नॉर्मल वाटर भरने के बाद यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या, जब आपने देखिए यहाँ पे पानी भरा बीकर में, तो जो सामान्य पानी होता है उसका जो यहाँ पे डेंसिटी कहने का मतलब घनत्व, जो घनत्व होता है वो यहाँ पे कम होता है सामान्य पानी का। और इस केस में नींबू का जो है घनत्व ज़्यादा होता है। तो जब नींबू का घनत्व ज़्यादा है और सामान्य का कम है, तो जब नींबू अगर इसमें हम डालेंगे तो नींबू हमारा नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है
कि अगर जिस चीज़ का घनत्व ज़्यादा है वो ग्रेविटेशन की तरफ खींचेगा, मतलब नीचे जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो जो समुद्र का पानी होता है ना, वो पानी होता है खारा, उसमें नमक की मात्रा होती है, नमक की मात्रा मिलाने से द्रव्यमान जो है बढ़ जाता है, कहने का मतलब मास बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो समुद्र का पानी है अगर उसमें हम नींबू डालेंगे तो वो तैरेगा, क्योंकि डेंसिटी जो घनत्व उसका कम हो जाता है एज कम्पेयर टू पानी। नॉर्मल पानी में नींबू नीचे चला जाता है, ठीक है, समझ गए आप। आगे चलिए यहाँ पे दूसरा टॉपिक हम बात कर लेते हैं, रक्त कोशिका की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखो रक्त, जो मलेरिया वाले क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। देखिए लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम की उपस्थिति पाई जाती है, ठीक है। अब उस जो प्लाज्मोडियम की उपस्थिति है उससे रक्त परीक्षण द्वारा जो है मलेरिया का पता लगाया जा सकता है। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भाई मलेरिया किसके द्वारा फैलाया जाता है, नर मच्छर कि मादा मच्छर। तो यहाँ पे आपको मादा मच्छर मिलेगा, यही ऑप्शन आपको टिक करना है। नर मच्छर मलेरिया नहीं फैलाते हैं, तो मादा मच्छर को क्या कहा जाता है, एनोफिलीज कहा जाता है। इसी के माध्यम से जो है आपके मलेरिया फैलाए जाते हैं। देखिए चेकिंग कैसी होती है, माइक्रोस्कोप के अंदर होती है, और इसको एक स्लाइड पे, जिसको मरियम स्लाइड कहते हैं, ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक मरियम स्लाइड होती है, इस मरियम स्लाइड पे ही टेस्टिंग होती है। आपके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, 1-2 बूंद ब्लड लेके इसको माइक्रोस्कोप के अंदर सेट किया जाता है। देखो माइक्रोस्कोप अंदर क्यों किया जाता है, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप में जो कोई भी पार्टिकल है वो 1000 गुना बड़ी दिखती है, इस वजह से उसको पार्टिकल को यहाँ पे जो मूवमेंट्स हैं डिजीज़ के, ये लोग समझ के आपको जो यहाँ बोलते हैं मलेरिया का पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो मरियम माइक्रोस्कोप से जो मरियम स्लाइड होती है और माइक्रोस्कोप से पता लगाते हैं जो मलेरिया है मादा मच्छर के द्वारा जो है यहाँ पे फैलाया जाता है। फिर बात आती है 20 अगस्त 1897 को यहाँ पे रोनाल्ड रॉस ने एनोफिलीज मच्छर के पेट के ऊतक को विच्छेदित करते हुए एक खोज की, जिसने 4 दिन तक मलेरिया मरीज पर भोजन किया था। देखिए अब क्या है ना कि इन्होंने जो मच्छर है उसके पेट से ब्लड को निकाल के इन्होंने खोज किया था, किसका, यहाँ पे खोज किया था, एनोफिलीज मच्छर की खोज किया था इन्होंने, ठीक है, कि हाँ यही मलेरिया फैलाते हैं। ये मलेरिया जो है यहाँ पे कंडीशन ये मिली थी कि एक ही इंसान के ऊपर ये 4 दिन तक जो है बैठ के खून चूसता रहा, कहने का मतलब भोजन, इनका भोजन खून ही चूसना होता है, ठीक है। तो 20 अगस्त 1897 को इन्होंने इस चीज़ की खोज की थी, एनोफिलीज मच्छर की। किसने, रोनाल्ड रॉस ने किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप दिखा देते हैं। अब रोनाल्ड रॉस से एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको समझना होगा, और इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, जैसे रोनाल्ड रॉस की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो रोनाल्ड रॉस जो है 1902 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 1902 में, ठीक है। इन्होंने किसकी खोज की, एनोफिलीज मच्छर की। जिन लोगों को मलेरिया होता है आमतौर पर तेज बुखार आ जाता है, कपकपाने वाली ठंड लगने लगती है, फ्लू जैसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। अब देखिए ठंड जो है ये आपको गर्मी के मौसम में भी लग जाती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जब मलेरिया होता है, इससे आप पहचान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टूटते तारे की बात कर ले, तो यहाँ पे सौरमंडल में जो यहाँ पे उल्का पिंड होता है, जैसे हम कभी कभी तारे चमकते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि जो है तारा टूट गया, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में कंडीशन क्या होती है ये चीज़ देख लेते हैं। देखिए टूटता तारा उल्का पिंड है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो जो ये उल्का पिंड होता है, उल्का पिंड क्या होता है भाई साहब, जो देखिए शूटिंग सितारे के वास्तव में सितारे का कोई लेन देन ही नहीं है। उल्का पिंड का मतलब ये है जो खगोलीय मलबे होते हैं, चट्टानें होती हैं, उनसे जो उच्च वेग के साथ जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल घर्षण के कारण जो है यहाँ पे जो मलबा या चट्टान आता है उसमें लग जाती है आग, ठीक है। जब आग लग जाती है तो वहाँ से भाई साहब आग लग के ये देखिए आग इस तरीके से यहाँ होती है, तो ये नष्ट हो जाते हैं। जब नष्ट हो जाते हैं तो एक लाइट प्रोड्यूस होती है, उस लाइट को जो है शूटिंग सितारा कहा जाता है, ठीक है। तो जो टूटते तारे की बात होती है वो एक्चुअल में तारा नहीं टूटता है, एक्चुअल में ये जो मलबे होते हैं खगोलीय वायुमंडल के घर्षण के कारण जब पृथ्वी की तरफ आते हैं तो वो जल जाते हैं, तो उसमें एक प्रकाश की लकीर पैदा होती है और उसी को जो है यहाँ पे टूटता हुआ तारा शूटिंग तारा कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये जो है कंफर्म हो गया होगा। आगे चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। खाना पकाने के लिए जो है चूल्हे का प्रयोग किया जाता था पहले, अभी तो गैस का किया जाने लगा है, लेकिन चूल्हे से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखिए खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाने से कालिख पैदा होता है। कालिख मीन्स जो कोयला कहा जाता है ना, कोयला, एक्चुअल में इसका जो नाम होता है ना ब्लैक कार्बन होता है, इसका नाम जो ब्लैक कार्बन होता है, ये चीज़ आपको याद रखना, ये चीज़ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए ब्लैक कार्बन जो आपके कोयले होते हैं ये क्यों बचते हैं, जो कालिख क्यों बचती हैं, कोई चीज़ अगर इनकम्बस्टिबल है मतलब अगर पूरी तरीके से नहीं जलती है तो कालिख बन जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो अधूरे दहन होते हैं वहाँ से कालिख बनती है। अब देखिए कालिख का एक प्रमुख घटक है ब्लैक कार्बन। ये कालिख जो होता है ना इनके कण इतने छोटे होते हैं कि खाना बनाते समय कोई भी इन्हें सूंघ सकता है। ये आपकी जो हवा होती है, वायुमंडल है जहाँ भी खाना बना रहे हैं, ये धीरे धीरे ऐसे हवा में उड़ते रहते हैं और जो है आपके श्वसन जो रास्ते होते हैं श्वसन के सांस लेने के उसमें जाके फंस जाते हैं। ये कालिख के कण फिर हमारे श्वसन पथ पर देखिए जाके जमा हो जाते हैं, जिससे गंभीर खांसी, क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, गंभीर खांसी और अन्य श्वसन रोग हो जाते हैं। तो यहाँ पे साइड इफेक्ट पूछता है जो चूल्हा जलाने से कालिख पैदा होती है उससे डिफेक्ट्स क्या आते हैं, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पे ब्लड की बात कर लेते हैं, जो ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि जैसे माता पिता का ब्लड ये है तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यदि माता के पास
विषम युग्मजी कहा जाता है, जिसको हेट्रोजाइगोट कहा जाता है, AO है। और पिता के पास सम युग्मजी जिसको होमोजाइगोट कहा जाता है, AO है। तो 50% बच्चे में 0 समूह का होना यहाँ पे पाया जाता है, 100% नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका पूरा चार्ट हम आपको आगे बताने वाले हैं। देखिए, यह पिता का रक्त समूह अगर A है, इसीलिए या तो समयुग्मजी A है या विषम युग्मजी AO हो सकता है। माता का रक्त समूह अगर वो है तो यहाँ पे पिता का भी O होना चाहिए, तभी जाके O ब्लड ग्रुप बच्चे का यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसके पहले बच्चे को O ब्लड ग्रुप की संभावना 50% होती है। अगर देखिए दोनों में अलग अलग हैं तो 50% संभावना होती है, अगर दोनों में सेम चीज़ है तो 100% होती है। इसको चार्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, अब चार्ट में देखिए क्या चीज़ लिखा है। चार्ट में देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे फादर का है ना, एक फादर का ले लेते हैं और एक यहाँ पे मदर का ले लेते हैं। ठीक है, फादर का ले लिया, एक मदर का ले लिया। देखिए थोड़ा सा क्वालिटी आप जूम कर लीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा जिससे आपको साफ दिखेगा। तो फादर में है क्या चीज़, फादर में देखिए A है यहाँ पे, है ना, फादर में यहाँ पे चीज़ें A है। इसको थोड़ा सा भी जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जूम हो गया और इसको अब साफ साफ देख लेते हैं इसमें एक्चुअल में क्या। देखिए यहाँ पे 2 टेबल्स देखने को मिल रही है। इसको मान लेते हैं पिता का है ना, ये पिता का ग्रुप है और ये माता का ग्रुप है। ठीक है, अगर पिता का ग्रुप A है, माता का ग्रुप A है, तो यहाँ पे टोटल बनेगा AA, तो ब्लड टाइप बनने की संभावना A हो जाती है। ठीक है, अगर पिता का ब्लड ग्रुप A है, माता का O है, तो यहाँ पे AO बन जाएगा। और जब ऐसा होगा तो A बनने की संभावना फिर हो जाती है। अगर ब्लड ग्रुप B है, पिता का माता का B है, तो यहाँ पे BB बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ब्लड की जो टाइप बनने की प्रयास होती है वो B बन जाती है। अगर यहाँ पे जो पिता का ब्लड ग्रुप है B है, माता का O है, तो बन जाएगा BO। तो जब इसको बनेगा तो इसमें जो संभावनाएं होती हैं वो B बनने की ज़्यादा होती हैं। अगर पिता का A है, माता का B है, तो बन जाएगा AB, तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे AB बनने की संभावना हो जाती है। अगर पिता का O ब्लड ग्रुप है, माता का O है, तो यहाँ पे OO बन जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे 100% चांस हो जाता है क्या बनने का, O बनने का। यहाँ पे भी 100% चांस हो जाता है O बनने का। ठीक है, तो अब आप इस तरीके से समझ गए होंगे। अगर चीज़ें अलग होती, जैसे देखिए यहाँ पे अलग है, यहाँ पे देखिए पूरा एक सेम है, सेम है, तो यहाँ पे 100% ही चीज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलग अलग है, यहाँ पे दूसरा ग्रुप, यहाँ पे दूसरा ग्रुप है, यहाँ पे 50% चांस होता है बनने का। यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, BB यहाँ पे, तो यहाँ पे 100% चांस आपका मिल जाता है। अगर BO देखिए यहाँ पे आधा आधा है, तो यहाँ पे 50% चांस होता है बनने का। देखिए AB अलग अलग है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब मैंने बता दिया आपको 100%, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 50% आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम है यहाँ पे दोनों पे, तब यहाँ पे जो कि 100% होने के चांस हो जाते हैं। तो ये पूरी ब्लड ग्रुप की जो संभावनाएं हैं ये मैंने आपको दिया बता। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, एक चीज़ और, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस की। आपको एक फॉर्मेट बता देते हैं एक्चुअल में इसका जो फॉर्मेट है कैसे होता है। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं है। जो होमोजाइगस होता है इसमें जो एलीज होते हैं यहाँ पे सेम होते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर ही जीन्स होने वाले हैं, यहाँ पे स्मॉल है तो स्मॉल ही होंगे। लेकिन जो हेट्रो होती है यहाँ पे अलग अलग एलीज होती हैं। ठीक, इनकी जो बॉन्डिंग्स होती है अलग अलग होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि होमोजाइगस में क्या सेम होती हैं, अलग होती हैं। तो आपको होमोजाइगस में सेम होती हैं, मतलब एक समान होती हैं, कहने का मतलब ये है। और अगर यहाँ पे आ जाता है हेट्रोजाइगस की बात, तो यहाँ पे डिफरेंट, कहने का मतलब अलग होती हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही करते हैं, और जो नोट्स की क्लासेस हैं वो डेली आपकी चलती रहेंगी। कल कुछ आंदोलन को समझते हैं, डिजीज़ को समझते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको समझने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कल के लिए जो है नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो की अपडेट्स मिल जाए। रोज़ाना आप क्लासेस चलेंगी, क्योंकि नोट्स अभी तक मैं बना रहा था इसीलिए क्लासेस नहीं ला पाया था, लेकिन अब नोट्स आपकी लगभग आधी तैयार हो गई है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं यहाँ पे कवर करूंगा, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। ठीक है, क्योंकि सीटेट 2023 निकालना काफ़ी ज़रूरी है, ये आप भी जानते हैं। शिक्षक भर्ती के चलते ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।